आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंजी क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगे मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं विलियम बेंटिक को। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। दोस्तों, इनके कार्यकाल में मैकाले की अनुशंसा पर मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई, जिसके आधार पर भारत के लोगों को भी अब अंग्रेजी में शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ। दोस्तों, विलियम बेंटिक की सरकार ने ही भारत में सबसे पहली बार कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1832 में करवाई थी। दोस्तों, विलियम बेंटिक के द्वारा ही पहले भारत में जो भी न्यायालय थे, उन न्यायालयों में फ़ारसी भाषा में ही केवल सुनवाई हुआ करती थी। लेकिन विलियम बेंटिक ने न्यायालयों को भी देसी भाषा में सुनवाई का आदेश दिया, जिससे भारत में अब जो भी न्यायालय थे, वहाँ देसी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों, विलियम बेंटिक की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही हम देखते हैं कि मार्टिन बर्ड ने मानचित्र एवं पंजियों के आधार पर महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को एक नया रूप दिया था। इसलिए हम मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत के भू राजस्व व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। दोस्तों, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अनेक सामाजिक, न्यायिक एवं शैक्षणिक सुधार भी हुए थे। बेंटिक के कार्यकाल में ही 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम बनाकर उस अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। प्रारंभ में सती प्रथा केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही अवैध घोषित किया। उसके बाद फिर 1830 में इसे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी पूर्णतः लागू कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से यह पूरे भारत में हमेशा के लिए अवैध हो गया। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम को बनाने के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की थी। दोस्तों, इन्होंने ही भारत में होने वाले नरबली तथा राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला कन्या भ्रूण हत्या या कन्याओं के जन्म के बाद भी उसे मार दिए जाने वाली प्रथाओं को भी अवैध घोषित किया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में। इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। अंग्रेजी सरकार के योग्यतम सेवकों में से एक चार्ल्स मेडकॉफ ने ही अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह के साथ की थी। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है अमृतसर की संधि किस लिए हुई थी। आप प्लीज वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल के पद पर केवल 1 वर्ष के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1823 में जेम्स एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल के द्वारा एक प्रेस पर अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था, जिसके खिलाफ जिसको इन्होंने बंद कर दिया था। दोस्तों, वह अनुज्ञप्ति अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत कोई भी जो अंग्रेजी सरकार है, वो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से अनुज्ञप्ति मांग सकती थी या उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकती थी। यह नियम केवल उन प्रेसों के लिए लाया गया था जो कि भारतीय भाषाओं में पत्रिकाएं का प्रकाशन करते थे, या फिर जिनको ऐसी पत्रिकाएं जिनका प्रकाशन केवल भारतीय लोग किया करते थे, उनके लिए यह अधिनियम लेकर आया गया था, जिसको मेडकॉफ सर ने हमेशा के लिए बंद कैंसिल कर दिया था। दोस्तों, इसलिए इन्हें प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। 1823 के अनुज्ञप्ति अधिनियम के विरोध में राजा राम मोहन राय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ज्ञापन भी लगाया था, लेकिन उस ज्ञापन का कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं। दरअसल राजा राम मोहन राय ने ज्ञापन इसलिए दिया था क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा राजा राम मोहन राय जी की पत्रिका मिरातुल अखबार को भी बैन कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। इनका कार्यकाल 1836 से लेकर के 1842 तक रहा। दोस्तों, इनके समय में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अब जब आंग्ल अफगान युद्ध की बात आ ही गई है, तो मैं आपको पूरी तरह से अफगान आंग्ल युद्ध क्या था वो बताती हूँ। दोस्तों, दरअसल यह युद्ध ऑकलैंड के समय में, जब ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे तब शुरू हुआ था, और जब एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल थे तब समाप्त हुआ था। यह युद्ध लगातार 4 वर्षों तक चलता रहा। 1826 में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा, जो कि मोहम्मद शाह अब्दाली के वंशज थे, उनको पद से हटा करके दोस्त मोहम्मद शासक बन गए। दरअसल 1823 में रणजीत सिंह ने पेशावर को जीत लिया था, जिससे सिख राज्य अफगान राज्य के लिए खतरा बन गया था। दोस्तों, सितंबर 1836 को अलेक्जेंडर जेम्स को नाम मात्र के लिए व्यापारिक परंतु वास्तविक रूप से राजनीतिक उद्देश्य के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। इसी समय रूसी प्रतिनिधि कैप्टन विटकेविच भी अफगानिस्तान गए थे, जिससे ऑकलैंड नाराज हो गए और उन्होंने अफगान पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। दोस्तों, ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिलकर 1836 में एक संधि की। इसी संधि को दोस्तों हम त्रिगुण संधि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, 1839 में अंग्रेजी सेना ने अफगान पर आक्रमण किया
पहले इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेनरी केन ने किया और फिर बाद में सर जॉन कीन को इस युद्ध का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों 1839 में अंग्रेजों ने गजनी को जीत लिया। फिर 7 अगस्त 1839 को अंग्रेजी सेना काबुल पहुंची। वहां दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के समक्ष। इसके बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के पुराने शासक शाह शुजा को पुनः अफगान की गद्दी पर बैठाया और अंग्रेजी सेना पुनः भारत लौट आई। दोस्तों ऑकलैंड ने ही शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर इसका नाम जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था। दोस्तों अब हम लॉर्ड हार्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा। दोस्तों अब हम देखेंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या-क्या किया। इनके कार्यकाल में एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार सरकारी पदों पर नौकरी पाने के लिए केवल ऐसे लोग ही आवेदन कर सकते थे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान होता था। दोस्तों इनके कार्यकाल में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब दोस्तों इनके कार्यकाल में ही पहली बार लाहौर की संधि भी हुई। अब जब आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि आ ही गई है बाद में, तो दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि क्या कारण था आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि क्यों हुई थी। दोस्तों 1843 में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद अंग्रेज पंजाब पर भी अधिकार करना चाहते थे। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने अपने अल्पवयस्क राजा दिलीप सिंह और उनकी संरक्षिका से एक आज्ञा ले करके सतलज नदी सतलज नदी को, जो कि सिखों और अंग्रेजों की प्राकृतिक सीमा थी, उसको पार करके आक्रमण कर दिया। जिसके कारण जिसके कारण अंग्रेजों और सिखों के बीच मुद्रकी का युद्ध 18 दिसंबर 1845, फिर फिरोज शाह का युद्ध 22 दिसंबर 1845, अलीवाद का युद्ध 28 जनवरी 1846 और सुब्बरहान का युद्ध 10 फरवरी 1846 में हुआ। दोस्तों इस युद्ध में सिख सेना की बुरी तरह से हार हुई और अंग्रेजी सेना जीत गई। दोस्तों इस युद्ध के बाद ही लाहौर की संधि हुई। दरअसल यही युद्ध लाहौर की संधि का कारण बना। अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर के आदि क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया तथा सतलज और व्यास नदी दोआब को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों ने सिखों की सेना पर भी कटौती कर दी। अब दोस्तों हम देखेंगे लाहौर की संधि के क्या-क्या प्रावधान थे। इसका पहला प्रावधान था पंजाब के राजा दिलीप सिंह को सतलज के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात सतलज और व्यास नदी दोआब क्षेत्र को अंग्रेजों को देना पड़ा। इसका दूसरा प्रावधान था सिख सेना की संख्या में कमी कर दी गई। इसका तीसरा प्रावधान था अंग्रेजी सेना को अब पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण का अधिकार मिल गया और यह भी तय हुआ कि अंग्रेजी से क्या कहना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पंजाब में अब किसी यूरोपीय को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों दिलीप सिंह को यहाँ पंजाब का राजा जो है वो बनाए रखा अंग्रेजों ने। पंजाब के जगह इसका पांचवा प्रावधान था, पंजाब की जगह अब लाहौर में सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। दोस्तों दिलीप सिंह के दरबार में अंग्रेजों ने एक अंग्रेज रेजिडेंट की भी नियुक्ति कर दी। दोस्तों इन सब के बदले अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने दिलीप सिंह के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया था। दोस्तों ऑकलैंड ने सॉरी मिस प्रिंटिंग हो गई। दरअसल वो ऑकलैंड नहीं है, हार्डिंग है। दोस्तों हार्डिंग ने उड़ीसा में कोण जनजातियों में प्रचलित नरबलि की जो व्यवस्था थी उसे बैन कर दिया था, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, जिसके कारण कोण जनजाति ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों अब हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। इनके कार्यकाल में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जो भारत के भविष्य के लिए तय करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। दोस्तों 36 वर्ष की आयु में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। इन्होंने 1852 में पंजाब को पूर्ण रूप से पंजाब पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, इसे ही व्यवगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों इस नीति के अंतर्गत डलहौजी ने सितारा, उदयपुर, जौनपुर, जैतपुर, झांसी इन सबको तो प्राकृतिक उत्तराधिकार न होने के कारण हड़पा। अवध को कुशासन के नाम पर हड़प लिया। दोस्तों अवध को कुशासन के नाम पर हड़पना व्यवगत के सिद्धांत के अनुकूल नहीं था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक नीति पर सुधार करने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन किया। दरअसल दोस्तों हम देखते हैं कि डलहौजी ने
जिस भी राज्य को हड़पा था, उस राज्य क्षेत्र का सीधा प्रशासन सँभालने के लिए इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया था, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन राज्य क्षेत्रों का प्रशासन मतलब उचित तरीके से सँभाल सकें। दोस्तों, इसे ही नॉन रेगुलेटिंग प्रणाली भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने तार सेवा और रेल सेवा को विशेष महत्व दिया। दोस्तों, भारत में इन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम विद्युत तार सबसे पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 में बिछाई गई थी। दोस्तों, 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच लाया गया था। यह विश्वविद्यालय से संबंधित एक शिक्षा शिक्षा अधिनियम था। मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है अपने भारत के शिक्षा के विकास वाली वीडियो में, आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था को लागू करने के लिए 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट या पोस्ट ऑफिस अधिनियम की भी स्थापना की थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार एक सार्वजनिक सेवा या ये कहें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855-56 लागू किया था, जिससे विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिल गया। डलहौजी ने जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाया था और पंजाब में दोआब नहर का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करवाया था। दोस्तों, इनके समय में संथाल विद्रोह भी हुआ था। संथाल विद्रोह में एक आदिवासी जनजाति विद्रोह है, जो मैंने भारत में जनजाति विद्रोह वाले चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ाया है। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। 1850 में इन्होंने सिक्किम के राज्य के कुछ क्षेत्रों को तथा दूरवर्ती प्रदेशों को और दार्जिलिंग जैसे आदि क्षेत्रों को भारत में शामिल कर लिया था। दोस्तों, हम देखते हैं इन्हीं के काल में 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। दोस्तों, अब जब बात द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की आ ही गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे, क्या-क्या प्रावधान इसमें हुए। दोस्तों, दरअसल यांडुक की संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी। बर्मा के नए शासक ने इस संधि की शर्तों को अपमानजनक मानते हुए इसका पालन करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, बर्मा के अंग्रेजी व्यापारियों ने भी इसकी शिकायतें बर्मा के द्वारा किए गए कार्यों की शिकायतें ब्रिटिश कंपनी से करनी शुरू कर दी थी। इस आधार पर डलहौजी ने यह आरोप लगाया कि बर्मा द्वारा यांडुब की संधि का उल्लंघन किया जा रहा है और उसे बर्मा के शासक के पास अंग्रेजी व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के लिए एक आवेदन भी डलहौजी ने भेजा था। लेकिन बर्मा के शासक के द्वारा डलहौजी के इस प्रस्ताव को या आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। दोस्तों, और केवल अस्वीकृत ही नहीं कर दिया गया, बल्कि बर्मा की राजधानी में जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, उन्हें भी बर्मा को छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। इससे डलहौजी जो थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। दोस्तों, इन्होंने अपनी सभी बातों को मनवाने के लिए फिर एक लैम्बर्ट नाम के अधिकारी को विशाल युद्धपोत लेकर रंगून के सीमा में भेजा, लेकिन वे शांतिपूर्ण समझौते के लिए भेज रहे थे। लेकिन जब इस युद्धपोत को बर्मा के शासक ने देखा तो उन्होंने स्थिति को उन्हें ये लगा कि शायद ब्रिटिश अंग्रेज जो है वो आक्रमण के लिए आ रहे हैं। इसलिए रंगून के शासक स्थिति को देखते हुए शासक ने बर्मा के जो व्यापारियों की शिकायतें थी, उनको दूर करने का आश्वासन दिया था। परंतु लैम्बर्ट ने बाद में रंगून के नए गवर्नर से अंग्रेजी प्रतिनिधियों के नहीं मिलने की बात को अपमानजनक माना और उन्होंने बर्मा के एक शाही जहाज क्या कहना चाहिए रॉयल शिप को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश की। दोस्तों, इस घटना से बर्मा के जो राजा थे, जो भी वे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने फिर उस शिप के ऊपर गोलीबारी प्रारंभ कर दी, जिससे डलहौजी भी नाराज़ हो गए। दोस्तों, इस प्रकार 1852 में प्रथम द्वितीय बर्मा आंग्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। दोस्तों, डलहौजी ने युद्ध डलहौजी ने इस युद्ध में लैम्बर्ट के जहाज पर हुई गोलीबारी के लिए क्षमा याचना भी मांगी, लेकिन फिर भी बर्मा के शासक ने उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, जिससे डलहौजी भी नाराज हो गए और उसके बाद फिर डलहौजी ने जनरल गाडविन को बर्मा भेजा। 14 अप्रैल 1852 को जनरल गाडविन ने
मर्तबान तथा रंगून पर अधिकार कर लिया। मई 1852 में अंग्रेजों ने बर्मा के बसीन वाले समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, सितंबर में लॉर्ड डलहौजी स्वयं बर्मा गए और उन्होंने दिसंबर तक प्रोम तथा पीगू पर अधिकार कर लिया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने आगे न बढ़ने का निर्णय लिया, जिसके कारण यह युद्ध बिना किसी संधि के ही समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।